नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा, जिसमें जाति प्रथा की समय के साथ साथ कमजोर होने और बदलने के एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार जाति अभिमान के टूटने और आजीविका की समस्या के कारण इस जातिगत व्यवस्था के टूटने को उजागर किया गया है, इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बताया। गलता लोहा कहानी की पूरी पृष्ठभूमि को समझाया तथा पूरी कहानी को हमने बताया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं गलता लोहा इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। यह इस पाठ का बड़ा ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी में जैसा कि हमने बताया कि जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता है तो मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर एक बड़ा ही कड़वा व्यंग करते हैं, और उसी व्यंग के दौरान ये बात आती है कि उन्होंने धनराम को कहा कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें घन चलाने की विद्या ही केवल आ सकती है, पढ़ाई की विद्या तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। तो इसी कथन को आप उसी प्रसंग का उल्लेख करेंगे। और आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जबान की चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन के बाद तो घन चलाने की विद्या धनराम की तकदीर बन गई। उपर्युक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है इस पाठ का, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का। कहानी में जैसा कि आपको बताया कि कई बार मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों से प्रश्न पूछते थे और बच्चे नहीं बता पाते थे, तो उसी प्रश्न को वो मोहन से पूछते थे। मोहन चूंकि होशियार बच्चा था, वो प्रश्न का जवाब दे देता था, तो सभी बच्चों को दंड देने का काम वो मोहन पर छोड़ देते थे। इसी प्रक्रिया में मोहन ने कई बार धनराम को भी दंड दिया था सवालों का उत्तर न दे पाने के कारण। इसके बावजूद भी धनराम कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तो वो क्या क्या कारण थे, इस प्रश्न का उत्तर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। क्या क्या कारण थे जिनके कारण धनराम कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। और अंत में उत्तर को कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार धनराम के सामने ऐसा अवसर ही नहीं था कि वो मोहन को किसी भी तरह से अपना प्रतिद्वंदी समझ सके। तो आइए उत्तर देखते हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह, कारण देखिए, पहला कारण है क्योंकि वह स्वयं को नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई थी। दूसरा कारण है, मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, वह हर प्रश्न का उत्तर देता था, उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। तीसरा कारण यह है कि मास्टर जी को भी यही लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल तथा उनका नाम रोशन करेगा। अंत में इसको कंक्लूड करते हुए आप लिखेंगे कि इन तीन कारणों से स्पष्ट होता है कि धनराम के सामने यह सोचने का अवसर ही नहीं था, यह सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी कि वह किसी भी तरह से मोहन की बराबरी कर सकता है। इसीलिए वह कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ के अधिकतर प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हुआ। मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण जाति के लोग शिल्पकार टोले में उठते बैठते नहीं थे। यहां तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
लेकिन मोहन धनराम के पास काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक न केवल बैठा रहा, बल्कि उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्ठी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। धनराम के धनराम को यह आश्चर्य इसलिए हुआ कि मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति के काम को कर रहा था। तो ये दो भाग हैं इस उत्तर के। पहला तो आपको ये बताना है कि किस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य, मोहन के किस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ। तो व्यवहार ये था कि मोहन बड़ी जाति का था, इसके बावजूद भी वो धनराम के यहाँ काफी देर तक बैठा रहा। न केवल बैठा रहा बल्कि उसने वहां लोहारगिरी का काम भी किया, धनराम के हाथ से हथौड़ा आदि लेकर के। तो ये तो हो गया जिस पर आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़ी जाति का होने के बावजूद भी मोहन ने धनराम के भट्ठी पर लोहार जैसे छोटी जाति के कार्य को करना शुरू कर दिया, इसको लेकर के आश्चर्य हुआ। तो ये रहा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? अब आपको पता है कि मोहन ने अपना प्राथमिक एजुकेशन या अपनी प्राथमिक शिक्षा को गांव के प्राइमरी स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह की देखरेख में पूरा किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर यानी लखनऊ चला गया। लखनऊ जाने के बाद लेखक कहता है कि मोहन के जीवन का एक नया अध्याय था। नया अध्याय का मतलब क्या है कि उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हुआ। तो उसके जीवन में क्या बड़ा बदलाव हुआ, इसी को आपको उल्लेख करना है। तो कहानी में जैसा कि बताया गया है कि मोहन भले ही गांव में बड़ा ही होनहार, बड़ा ही तेज विद्यार्थी था, लेकिन जब शहर में गया तो उसकी परिस्थितियां बदल गई। वो घर की महिलाओं का काम करने लगा। जिस पड़ोसी के माध्यम से वो शहर गया था, उस पड़ोसी के घर में कई महिलाएं थी, तो उनका सेवा टहल करता था, उनके बताए हुए काम करता था। काम के बोझ के कारण और शहर का जो नया माहौल था उसके कारण जो है वो शहरी माहौल में अपने आप को ढाल नहीं सका, और गांव का एक होनहार विद्यार्थी होने के बावजूद शहर में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सका, और अंततोगत्वा वो पढ़ लिख कर एक कोई बड़ा अफसर बनने की बजाय छोटा मोटा हाथ का काम सीखा, लोहारगिरी का काम सीखा, एक छोटे से हाथ के काम सीखने वाले स्कूल के माध्यम से, और अंततोगत्वा बेरोजगार होकर के वो घर लौट आया। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ, जिससे मास्टर त्रिलोक सिंह और खुद मोहन के पिता वंशीधर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो पढ़ लिख करके खानदान का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा। वो हाथ का छोटा मोटा काम सीख करके और वापस बेरोजगार घर लौटा। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ। तो इसी बात का जिक्र आपको करना है पूरी पृष्ठभूमि के साथ। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते थे कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में छात्रवृत्ति हासिल कर मोहन ने मास्टर जी की भविष्यवाणी कुछ हद तक सच कर दी थी, लेकिन पढ़ाई के नाम पर रमेश के साथ शहर जाने के बाद मोहन की स्थिति एकदम बदल गई। वह घरेलू नौकर बनकर रह गया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र मोहन को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं परिस्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है और क्यों? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस पाठ के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है? ये कहानी से स्पष्ट ही है कि जब 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया धनराम, तो मास्टर साहब ने उस पर एक बड़ा ही कड़वा व्यंग किया, और उसी कड़वे व्यंग को, उसी कठोर व्यंग को ही जबान का चाबुक कहा है। और क्यों कहा है इसका भी उत्तर देना है, यानी उस स्टेटमेंट को आपको लिखना है कि किस बात को जबान का चाबुक कहा है, और साथ में जबान का चाबुक इस व्यंग को क्यों कहा गया,
इसका भी जिक्र करना है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने कठोर व्यंग करते हुए कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इसी कटु व्यंग को जवान का चाबुक कहा है। अब यहाँ देखिए, जो एक्चुअल पाठ का जो कथन है, स्टेटमेंट है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, ये मास्टर त्रिलोक सिंह का कथन है। तो इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखेंगे और अंत में आप कहेंगे कि लेखक ने इसी कटु व्यंग को ही जवान का चाबुक कहा है। अब उत्तर आप देंगे कि क्यों कहा है, कि चमड़े की जो चाबुक होती है वो तो शरीर पर केवल चोट करती है, परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है और यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर अपने पुश्तैनी काम में लग गया, तो इसीलिए इसको जबान का चाबुक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कई सारे प्रश्न शामिल हैं। पहला, इसमें यह बिरादरी का यही सहारा होता है, ये एक स्टेटमेंट है जो इस कहानी में दिया गया है। इस पाठ में किसका कथन है और किस प्रसंग में ये कथन आया हुआ है और इसका क्या आशय है, ये तीन अलग अलग प्रश्न हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो आप वन बाय वन करके देखते हैं इसको। पहला जो इसमें प्रश्न है कि किस प्रसंग में ये कहा गया, यानी बिरादरी का यही सहारा होता है, ये कथन किस प्रसंग में कहा गया है। तो आपको पता है कि ये कथन मोहन के पिता वंशीधर का है। और कब ये कहा उन्होंने, जब वो बड़े चिंतित थे कि आगे की पढ़ाई मोहन कहाँ करेगा। गांव के काफ़ी दूर नदी पार स्कूल था, लेकिन नदी पार करके आना जाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे समय में उनका एक पड़ोसी रमेश, जो लखनऊ में कलर की नौकरी करता था, उसने कहा कि आप मेरे साथ इसे शहर भेज दीजिए। तो उसी अवसर पर उन्होंने कहा था कि बिरादरी का बड़ा सहारा होता, नहीं, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उपकार की भावना प्रकट करते हुए रमेश के प्रति वंशीधर ने ये बात कही थी। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहा। ये तो प्रसंग हो गया। आप चाहे तो इसमें और जोड़ सकते हैं कि जब मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए वंशीधर काफी चिंतित थे, तो रमेश ने उनके सहयोग का प्रस्ताव रखा और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने रमेश के प्रति यह कथन कहा था। ऐसे आप पूरा प्रसंग लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है कि किस प्रसंग में कहा था। अच्छा हाँ, ये पहला प्रश्न ये था किसने कहा था, तो किसने कहा था तो आप सीधे लिख सकते हैं कि वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार के प्रति कहा था। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रसंग में कहा था, यहाँ आप पूरी बात लिखेंगे कि वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की तो रमेश ने उसे अपने पास रखने की बात कही। उसने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दिया जाए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी पढ़ाई भी कर लेगा। तो इसके आगे आप जोड़ सकते हैं कि इस बात पर मोहन के रमेश के इस प्रस्ताव पर कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उसे कहा था कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अगला जो प्रश्न है कि किस आशय से कहा था, मतलब इस कथन का आशय क्या है। तो यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया था। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी आशय से वंशीधर ने यह बात कही थी। अंतिम प्रश्न इससे जुड़ा हुआ यह है कि क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ, यानी जिस आशय से वंशीधर ने यह बात कही थी क्या वो आशय पूरा हुआ। अब आपको पता ही है कि रमेश ने तो वंशीधर से ये कहा था कि आपका बेटा हमारे साथ जाएगा तो शहर में अच्छी पढ़ाई कर लेगा, लेकिन जब बेटा शहर में गया तो घरेलू नौकर की तरह से उस घर में उसकी स्थिति हो गई और घरेलू कामकाज के बोझ के कारण वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सका और अंतोगत्वा हाथ का काम सीख करके वो बेरोजगार होकर के गांव लौटा। जबकि उम्मीदें वंशीधर की ये थी कि शहर में पढ़ करके वो बड़ा अफसर बनेगा। तो इसका मतलब है कि रमेश ने जो लालच दे करके मोहन को अपने साथ शहर जाने के लिए राजी किया था उनके पिताजी को, वो लालच पूरा नहीं हुआ और मोहन वहाँ जा करके पढ़ लिख करके कोई अच्छा नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। तो इसका मतलब है कि जिस आशय से उन्होंने वंशीधर ने कृतज्ञता प्रकट की थी, वास्तव में वो आशय पूरा नहीं हुआ। इसी बात को आपको समझाना है। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसके परिवार ने उसका शोषण किया तथा एक प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार करके घर भेज दिया। तो ये रहा
उत्तर, तो अगर आपने कहानी को ठीक से पढ़ा है तभी आप ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किस पात्र का है और किस प्रसंग में वो स्टेटमेंट दिया गया है। इसलिए कहानी को पूरा पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। पाठ को कई बार जब आप पढ़ेंगे, खासकर जो कहानी है उसको जब कई बार पढ़ेंगे तो जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों के संवाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और किस संदर्भ में ये संवाद प्रस्तुत किया गया है वो भी आपको समझ में आएगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी आप सटीकता से दे पाएंगे। तो ये रहा इस पाठ का प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में हम किसी नए पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।